Hello students, as we know chapter 7 which is cyber ethics has started and is still going on. In previous video we have discussed about different types of frauds on internet, how can we secure our data during transmission and so on. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 7. So let's start. And the topic is other ethical issues. Different types of ethical issues which can be happen on internet, and the first one is intellectual property right. So to understand intellectual property right, first of all we have to understand intellectual property. What is intellectual property? Intellectual property refers to creation of the mind such as invention, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्ड. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग की जो उपज, मतलब हम कुछ भी जो सोचते हैं, कुछ क्रिएशन, कुछ लिटरेसी में लाइक हम पोएम लिखते हैं या फिर कुछ स्टोरी लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं या कुछ इन्वेंट करते हैं, कुछ आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, जो भी हमारी खुद का काम होता है, जो हमारे दिमाग में हम सोचते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारे जो हमारी काम होते हैं, वो सारे जो हमारे वर्क होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR इज ए टर्म रेफरिंग टू द लीगल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द पर्सन ओवर हिज हर क्रिएशन बोथ आर्टिस्टिक एंड कमर्शियल. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपका एक ये टर्म है जो कि ये रिफर करता है कि आपका एक लीगल आपके प्रॉपर्टी पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि आपका क्रिएशन है, आपके मतलब वो इन्वेंशन हो सकता है, लिटरेसी में हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपका क्रिएशन है उस पर आपका लीगल प्रॉपर्टी, उस पर लीगल राइट होता है आपका. जो भी ऑनर होते हैं, जो भी उसको क्रिएट करते हैं, जो भी इन्वेंट करते हैं, अपने वो इन्वेंशन के, अपने क्रिएशन के वो पर उनका लीगल राइट होता है. दिस लॉ इंश्योर दैट द क्रिएटर हार्ड वर्क इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड पायरेसी. और वो वर्क आपका आर्टिस्टिक हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और ये जो लॉ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये जो लॉ है वो ये इंश्योर करता है कि जो क्रिएटर होता है, जो इन्वेंट कर रहा होता है, जो नए नए चीज़ लाइक पोएम लिखता हो या फिर स्टोरी लिखता हो या फिर कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क होता है, जो भी क्रिएटर होते हैं उनका वर्क, उनका जो काम होता है, उनका जो इन्वेंशन होता है वो सेफ होता है और प्रोटेक्ट होता है अनऑथराइज्ड कॉपी से. मतलब कोई भी उनसे इलीगल कॉपी आप कह सकते हो, कॉपी से वो अनऑथराइज्ड कॉपी से वो प्रोटेक्ट होता है और पायरेसी से, डुप्लीकेसी से भी वो प्रोटेक्टेड होता है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर पायरेसी. Software piracy refers to the theft of software through illegal copying of genuine programs or counterfeiting and circulation of product which are duplicate copies of the original. तो सॉफ्टवेयर पायरेसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर की चोरी, किसी भी सॉफ्टवेयर की चोरी हम जब इलीगल तरीके से करते हैं तो वो आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है. इसमें क्या होता है, जो जेन्युइन प्रोग्राम होते हैं, जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी एक कॉपी तैयार की जाती है. जो इलीगल होता है उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार की जाती है और फिर उसको सर्कुलेट किया जाता है. आपकी कॉपी, आपकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसे सर्कुलेट ना करके, उसको लोग यूजर्स के बीच में ना सर्कुलेट करके, उसकी जो डुप्लीकेट फाइल होगी या डुप्लीकेट जो कॉपी तैयार की गई उसे लोगों के बीच सर्कुलेट करना होता है. ओरिजिनल कॉपी के डुप्लीकेट फाइल को सर्कुलेट करते हैं. ये हमारी सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है, सॉफ्टवेयर की चोरी कहलाती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेजरिज्म. Plagiarism is the fraudulent of act of copying or stealing someone else's work, words or ideas and publishing it as your own work. तो आपका प्लेजरिज्म जो है ये आपका एक तरह का फ्रॉड होता है, जिसमें आप क्या होता है कि आपका जो इसमें किसी और के काम को, किसी और के वर्ड्स को, लाइक पोएम हो गया, स्टोरी हो गया, या उनके कुछ ब्लॉग्स हो गए, आइडियाज़ को चोरी करना और बाद में फिर उसे पब्लिश करना, अपना काम कह के, अपना नाम दे के उसे पब्लिश कर देना. मतलब आइडिया किसी और की होती है और पब्लिश आप उसे अपने नाम से, अगर उसको पब्लिश करते हो अपने नाम से तो वो आपकी प्लेजरिज्म कहलाती है. ये आपकी एक एक्ट ऑफ कॉपिंग कहलाती है. Nowadays, plagiarism has become very easy with technological advances like web searching and copy paste option. अभी के टाइम में क्या है कि आपका जो ये प्लेजरिज्म जो हो गया, ये बहुत आसान हो गया है क्योंकि आजकल का जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है. लाइक वेब पे आप सर्च करते हो कुछ भी, लाइक कुछ पोएम आप सर्च कर रहे हो, कुछ आर्टिस्टिक वर्क सर्च करते हो, आपको एक अच्छा से अच्छा आर्टिस्टिक वर्क मिल जाता है, पोएम्स मिल जाते हैं. तो आप क्या करते हो, वहाँ से कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन, आजकल आपका टेक्नोलॉजी में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन बहुत आसान हो गया. आप वहाँ से कॉपी करते हो और अपने ब्लॉग्स पे, अपने न्यूज़ फीड पे आप उसको पोस्ट कर सकते हो अपना नाम देके. तो
ये आज के टाइम में जो प्लेजरिज्म है ये बहुत आसान हो चुका है ये टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि हम आसानी से किसी भी वर्क को, किसी भी आइडियाज़ को हम नेट पर सर्च करते हैं, वेब पे सर्च कर लेते हैं और फिर से कॉपी पेस्ट के थ्रू हम अपना नाम दे देते हैं। तो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेकंड। प्लेजरिज्म आपका क्या है, एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है, मतलब इसमें फ्रॉड करने का एक तरीका होता है जिसमें किसी और के काम को हम चोरी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं या फिर चोरी कर लेते हैं, और फिर उस काम उस वर्क में या तो आपका लिटरेसी से रिलेटेड हो, आर्टिस्टिक वर्क हो, आइडियाज हो, कुछ भी हो, उसे हम जब चोरी करने के बाद उसे हम पब्लिश करते हैं अपना नाम देके, तो ये आपका प्लेजरिज्म कहलाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिजिटल प्रॉपर्टी। Digital property refers to any digital data or information related to you or created by you. It may be stored locally on a computer's hardware or on removable media, or data may be stored remotely, or you can say cloud computing and accessed over the internet. तो डिजिटल प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझ सकते हो कि डिजिटल प्रॉपर्टी मतलब वो सारा कुछ है, कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन जो कि आपके द्वारा आप क्रिएट करते हो, आप जिसे आप क्रिएट करते हो, वो आपका डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाता है। चाहे वो आप थ्रू कंप्यूटर, आप कह सकते हो कि आप कंप्यूटर में कोई डाटा क्रिएट कर रहे होते हो, डाटा प्रिपेयर करते हो, इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हो, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो, किसी भी तरह का आपका जो डॉक्यूमेंटेशन हो गया जो डिजिटली आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, वो आपका डिजिटल प्रॉपर्टी होता है। जो आप क्रिएट करते हो डिजिटल प्रॉपर्टी होता है। इट में भी स्टोर लोकली, आप इसे कंप्यूटर पे भी स्टोर कर सकते हो, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकते हो, किसी भी पेन ड्राइव, रिमूवेबल मीडियम लाइक CD, DVD, पेन ड्राइव, किसी में भी आप सेव कर सकते हो, या फिर आप उसे क्लाउड कंप्यूटिंग विच मीन्स आप गूगल ड्राइव जैसे हो गया, ये सब में भी आप सेव कर सकते हो और उसे कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। So this is what digital property. Now the next topic is digital property right. Digital property rights refers to intellectual property right given to person over the digital property created by them. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a specific period. The law states that the unauthorized copying, storing, or distribution of another individual digital property is a criminal offense and is subject to penalty under the law. तो डिजिटल प्रॉपर्टी आप ऐसे समझ सकते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है आपका, ये आपका एक पर्सन को एक डिजिटल, जो अगर कोई पर्सन अपना कोई डिजिटल प्रॉपर्टी क्रिएट किया, लाइक कोई डाटा क्रिएट किया है, कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया है, या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क, जो कुछ भी वो अपने कंप्यूटर पे या रिमूवेबल डिस्क पे या फिर मतलब जहाँ वो सेव कर सकता, मतलब वो डिजिटली हो, ऐसा कुछ भी अगर कोई यूजर का जो क्रिएट किया हुआ हो, उसको सेफ रखने का, सिक्योर रखने का एक राइट दिया गया है। इसमें क्या होता है कि आपका एक मतलब ये जो लॉ होता है ये आपके डिजिटल प्रॉपर्टी को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। लाइक कोई कॉपी नहीं कर सकता है, उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता, उसको कोई आपके क्रिएट किए हुए प्रॉपर्टी को किसी और मीडियम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। ये सारा कुछ इस लॉ के अंदर आता है कि आपके वर्क को कोई कॉपी, डुप्लीकेट फाइल उसके तैयार नहीं कर सकता है, कहीं और स्टोर नहीं कर सकता या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है, ये एक क्राइम कहलाता होता है, और इसके अंदर आपको कुछ पेनल्टी अंडर द लॉ, आपको कुछ सब्जेक्ट पेनल्टी हो सकती है, लाइक आपको कुछ सजा भी हो सकती है क्रिमिनल लॉ के तहत। ठीक है, तो ये डिजिटल प्रॉपर्टी राइट होता है, जो जिसमें आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी होती है उससे आपको एक अधिकार मिलता है कि आप अपने डिजिटल प्रॉपर्टी को अपने पास सिक्योर रख सको, उसको कोई डुप्लीकेट फाइल उसकी तैयार नहीं कर सकता है, कोई इसे कहीं भी स्टोर नहीं कर सकता है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता बिना आपके परमिशन के। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके साथ वो एक क्राइम कहलाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ओपन सोर्स फिलॉसफी। तो ओपन सोर्स फिलॉसफी में वी हैव कैटेगराइज 3 different types of software in open source philosophy, which are free software, closed source software, and open source software. So let's discuss each of them one by one. And the first one is free software. So the software whose terms of distribution allows the user to study, change, and distribute it is called free software. तो सॉफ्टवेयर जिसमें आपका जो वो टर्म आप मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप यूजर को एक्सेस करने के लिए परमिशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं या फिर वो किसी को भी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स आप उसे एक्सेस किया और फिर आप उस सॉफ्टवेयर को किसी और को सेंड कर देते हो, लाइक आप पेन ड्राइव में उसको कॉपी करते हो और किसी और फ्रेंड को आप उसको दे देते हो, आपका फ्रेंड उस पेन ड्राइव से उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाता है। मतलब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आसानी से एक्सेस कर पाते हो, उसमें चेंजेस ला पाते हो और डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो, तो ये आपका फ्री सॉफ्टवेयर कहलाता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो परमिटेड टू बी यूज फॉर एनी पर्पस।
और इस तरह का सॉफ्टवेयर को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. So this is about free software. Now the next one is closed source software, or you can say proprietary software, source software. The software that is exclusively controlled and modified by its original creators, person, team, or organization is called proprietary or closed source software. Or you can say some software has source code that only the person, team, or organization who created it and maintains exclusive control over it can modify. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वो सॉफ्टवेयर जो पर्सन उसे क्रिएट करता है या फिर टीम या ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसे क्रिएट करता है, मतलब या प्रोग्राम करती है, क्रिएट करती है, उनके पास ही उस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से उनके पास ही उसका पूरा कंट्रोल होता है. लाइक वो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी चेंज लाना होता है वो सिर्फ उसके ऑनर कर सकते हैं. मतलब जो उसके प्रोग्रामर हो सकते हैं, चाहे वो एक पर्सन हो या फिर टीम हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, सिर्फ उनके पास ही सिर्फ राइट होती है उस सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज लाने के लिए, कुछ मॉडिफाई करने के लिए. इन अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर द सोर्स कोड कैन बी एक्सेस बाय ओनली द ऑथर्स. तो यहाँ पे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो कोडिंग होती है, जो सोर्स कोड होता है, तो सॉफ्टवेयर का जो हर सॉफ्टवेयर का एक सोर्स कोड होता है. तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो सिर्फ ऑथर्स, मतलब जो उसके जो क्रिएटर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो क्रिएटर्स होते हैं, सिर्फ उनके पास उस सोर्स कोड को एक्सेस करने की परमिशन होती है. दिस काइंड ऑफ सोर्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरी सोर्स सॉफ्टवेयर. आप क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रोप्राइटरी सोर्स सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो. और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एडोब फोटोशॉप आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और कैसे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर. आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एडोब फोटोशॉप जो है ये आपका एग्जाम्पल हो गया क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का. विच मीन्स आप कभी अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करते हो, लाइक MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, ये सब कुछ भी अगर ओपन करते हो तो आप क्या देखोगे, वहाँ पे आपका पूरा एक प्रोग्राम जो ओपन होता है वो प्री प्रोग्राम होता है, वो पहले से प्रोग्राम होता है. आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. हाँ, आप उस प्रोग्राम को यूज कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, बट आप उस प्रोग्राम में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं. तो ये आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें जो कुछ भी अगर चेंज है, उसके सोर्स कोड में कुछ अगर चेंज करना है तो सिर्फ उसके डेवलपर, उसके क्रिएटर ही चेंज कर सकते हैं, यूजर्स बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते. तो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. वैसे सॉफ्टवेयर जो इनका पूरा कंट्रोल आप वो उनके क्रिएटर्स के पास होता है, चाहे वो क्रिएटर एक पर्सन हो, टीम हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका पूरा कंट्रोल उनके क्रिएटर के पास होता है, चाहे वो सिर्फ क्रिएटर ही उनके उसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है. So this is about closed source software. Now the next topic is open source software. The term open source is in general refers to something that is publicly accessible and therefore can be modified and shared by anyone. तो सबसे पहले open source का मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, मतलब कि उसे कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है, और चूंकि उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है तो उसमें आसानी से कोई भी चेंज कर सकता है या शेयर कर सकता है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर whose source code is available to the public and may be modified, improvised or debugged. The original developers of the software may or may not charge a nominal fee for support and further development of the software. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका एक तरह का ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है. मतलब कोई भी यूजर, कोई भी आसानी से उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है और उसमें कुछ भी चेंजेस ला सकता है, कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है और उसमें उसको इम्प्रूव कर सकता है और डिबग कर सकता है. उसमें कुछ भी मिस्टेक होती हैं तो उसको भी ठीक कर सकता है. जो इसके जो ओरिजिनल डेवलपर्स होते हैं, मतलब इसके जो मेन क्रिएटर्स होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, वो हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर पे कुछ चार्जेज अप्लाई करते हैं, कुछ नॉमिनल फ़ी होते हैं जो चार्ज करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं. आप इस डिपेंड करता है उनके डेवलपर पे, कुछ लोग चार्ज करते हैं, कुछ नहीं चार्ज करते हैं आपका. तो विच मीन्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स अलॉन्ग विद द सोर्स कोड. आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये पूरे यूजर, मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, साथ सोर्स कोड के साथ एक्सेसिबल होता है. मतलब यूजर्स जो है आपके सॉफ्टवेयर को तो एक्सेस कर ही पाते हैं, साथ ही साथ वो सोर्स कोड को भी एक्सेस कर पाते हैं. द यूजर्स हैव द अथॉरिटी टू मॉडिफाई इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग अदर यूजर. यूजर्स जो सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे होते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि उसमें वो कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और फिर उस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आसानी से. तो अपने फ्रेंड या यूजर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट,
मॉडिफाई एंड इन्हेंस। आप इसको बहुत सिंपल में अगर आप ऐसे समझ सकते हो तो ऐसे समझोगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स कोड को कोई भी आसानी से इंस्पेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और इन्हेंस कर सकता है। सो दिस इज अबाउट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Now let's discuss how open source software is better than closed source software. So open source software is better than closed source software because we can edit and modify it according to our requirement. While in CSS or you can say closed source software we can't. तो इसको बहुत अच्छे से ऐसे समझेंगे कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर से क्यों बेटर है, क्योंकि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम यूजर अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर पाते हैं, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर पाते हैं और फिर उसमें मतलब चेंजेस लाते हैं, फिर उसको इन्हांस कर सकते हैं। बट ये CSS क्लोज